गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे और बेहतर भी कर रहे होंगे अपने तरफ से, और उस बेहतर को हम और बेहतर बनाएंगे आपके साथ मिलकर। चलिए, आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बताइएगा जरूर कि ये चीज़ थोड़ा सा हमें पता नहीं लग रही है, तो उससे क्या अपन उसको और थोड़ा सा आपके साथ मिलकर अच्छा करेंगे। देखिए, आज अपन लोग रोटेशन थ्योरम पढ़ेंगे घूर्णन प्रमेय। तो घूर्णन प्रमेय क्या चीज होती है, कहाँ काम में आती है, ये सब चीज अपन लोग इसमें देखने वाले हैं। तो देखो, अपन इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसका अंदर देखते हैं इसके क्या है, घूर्णन प्रमेय के अंदर क्या है, फिर आपको समझ में आएगा कि किस काम में आती है। तो आओ स्टार्ट करें। ये लीजिए आपकी रोटेशन थ्योरम। देखिए, रोटेशन थ्योरम क्या है स्टूडेंट, ये आपका जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन है। जानते हैं आप कॉम्प्लेक्स प्लेन को भाई? क्षमिश्र तल, जिसमें ये आप लोगों की रियल एक्स होती है और ये आप लोगों की क्या होती है, इमेजिनरी एक्स होती है। ठीक है, ये वास्तविक एक्स होती है ना, और ये आपकी क्या होती है, इमेजिनरी एक्स होती है। इमेजिनरी एक्स होती है। ठीक है, वैसे ये सब चीजें आप लोग जानते हो, ज्यादा इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा सा इस साइड में लिख देते हैं यहाँ। इमेजिनरी एक्स और ये आपकी रियल एक्स होती है। अब देखो, ये आप लोगों का कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है भाई, अब समझना अच्छे से। मैं इस कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर 3 बिंदु ले रहा हूं और उन बिंदुओं के नाम हैं ए, बी और सी। ये लो, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में 3 बिंदु ले लिए। ए बिंदु तो अपन लोग यहां से ले लेते हैं, ठीक है, और बी अपन यहां से ले लेते हैं और सी अपन लोग यहां से ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये आपका ए बिंदु है और ए बिंदु जो है उसको Z1 समिश्र संख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और ये जो बी बिंदु है ना, इसको Z2 समिश्र संख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है, और ये जो सी बिंदु है ना, इसको Z3 समिश्र संख्या के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अब देखो, आगे इस दिशा में बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। वो छोटी सी बात क्या है, जैसे आपके पास ये एक बिंदु है ए, Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और दूसरा एक बिंदु है बी जो Z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और Z1 जो है वो समझ लीजिए कि x1 कोमा y1 है, और ये जो Z2 है ये समझ लीजिए x2 कोमा y2 है। ऑर्डर्ड पेयर के रूप में मैंने लिख दिया। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और बी के बीच की दूरी निकालो, तो ये दूरी कैसे निकालोगे? तो आप लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको आप कहते हो, तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कह दो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कह दो, वो तो कैसे भी कह दो आप चाहे, x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, ऐसा हम लोग इसमें कहते हैं। अब अपन एक काम करें, यह Z2 माइनस Z1 समिश्र संख्या निकालते हैं, या Z1 माइनस Z2 निकाल लो। तो बोलो Z2 माइनस Z1 क्या आएगी बताओ? रियल पार्ट में से रियल पार्ट को बिठा लो और प्लस का आयोटा, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को बिठा लो। समझ आ गया? अब अगर आपको ये कहा जाए कि इसका मोड बताओ, इसका मोड क्या आएगा, तो इसका मोड x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
यही आएगा ना। मतलब ए बिंदु Z1 से प्रदर्शित किया जा रहा है, बी बिंदु Z2 से प्रदर्शित किया जा रहा है। ए और बी के जो बीच की जो दूरी है वो क्या हुई? अच्छा, इसको आप लोग Z1 माइनस Z2 का मोड भी कह सकते हो स्टूडेंट, एक ही चीज है दोनों। तो आपको यहां से क्या समझना चाहिए कि Z1 माइनस Z2 का जो मोड है या Z2 माइनस Z1 का जो मोड है वो इन बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। मतलब आपको बिंदु ए जो है ना वो Z1 के द्वारा व्यक्त हो रहा है, बिंदु बी है वो Z2 के द्वारा व्यक्त हो रहा है, तो ए और बी के जो बीच की जो दूरी है वो उन दोनों सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के मापांक क्या होती है? बराबर होती है। ये वाली चीज है। हाँ, ये वाली बात आपको समझनी चाहिए। अब अपन लोग थोड़ा उधर ये वाली चीज उधर देखेंगे। देखो ये चीज आपको समझ में आ गई ना, एकदम बेसिक सी बात है ये, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब एक छोटी बात और बताता हूं तुमको मैं। देखो छोटी बात क्या है, और ये वाली चीज तो तुमको समझ में आ ही गई होगी। चलो एक छोटी बात और मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो सुनिए आप। एक बात ये है स्टूडेंट कि जैसे ये एक सदिश है और ये एक दूसरा सदिश है, इनके बीच का ये वाला कोण है इस केस के अंदर, मतलब कोण कब बनता है दो सदिशों के बीच में? दो सदिशों के बीच में कोण बनेगा या तो वो दोनों उस बिंदु से निकल रहे हों, ठीक है? जैसे अभी इन दोनों सदिशों के बीच के कोण की बात करें, इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के कोण की बात करें, तो ये वाला थीटा कोण होगा इनके बीच का। एक इस प्रकार की स्थिति बने, अब भी इनके बीच में ये वाला कोण ये थीटा। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि दो सदिशों के बीच में कोण वही होता है या तो दोनों सदिश निकल रहे हों या दोनों सदिश भिड़ रहे हों, तो वही एंगल होता है। मान लो ऐसी स्थिति बन जाए स्टूडेंट, एक सदिश इधर है और एक सदिश इधर है। इस केस में अब हमें इनके बीच का कोण पहचानना है, वो कोण कितना है ये बताएं आप। तो देखो इस वाले कोण के अंदर ये दोनों सदिश ना तो भिड़ रहे हैं, ना तो दोनों भिड़ रहे हैं, ना दोनों निकल रहे हैं, तो कौन सा एंगल है जिसमें ये वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है? तो आप या तो इसको इधर बढ़ा लो या इसको इधर बढ़ा लो, एक काम कर लो, कोई भी एक काम। जैसे मैं इसको इधर कर लेता हूं तो डायरेक्शन तो इसकी यही है ना, तो इन इस सदिश के जो बीच का एंगल है वो ये वाला है, ये वाला एंगल इन दोनों सदिशों के बीच का ये वाला एंगल मानना जाएगा। अब ये आपको समझना है बस केवल, ठीक है? क्योंकि इस वाले एंगल में देखो दोनों जने क्या, दोनों सदिश क्या हो रहे हैं? भिड़ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना? तो दो सदिशों के बीच का एंगल जब भी आप डिफाइन करो ना, तो वो या तो दोनों भिड़ने चाहिए और या दोनों निकलने चाहिए, वो वाला एंगल उनके बीच का होता है। ये भी एक बेसिक बात है जो हमें इधर इस कंटेंट के अंदर काम में आने वाली है। तो दो छोटी छोटी बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, उनको देखो अपन लोग कैसे यूज करेंगे। देखो अब अपन लोग इसमें अपनी जो घूर्णन प्रमेय है उसको आगे बढ़ाते हैं। चलो आ जाओ। अब देखो अपन लोग एक काम कर रहे हैं, वापिस आ जाओ, लौट आओ अपनी जगह पे। ए बिंदु है वो Z1 से व्यक्त हो रहा है, बी बिंदु Z2 से व्यक्त हो रहा है, सी बिंदु Z3 से व्यक्त हो रहा है। तुम लोग एक काम करो, इसको इससे मिला लो और इसको तुम इससे मिला लो। मिला लिया? अब इनको एक डायरेक्शन दे दो ऐसे, इस बिंदु ए से उन बिंदुओं की तरफ, ठीक है? और यहां ये एंगल जो है वो समझ लो कि कितना है? थीटा है ये एंगल। अब देखो हम लोग क्या लिखना चाहते हैं, हम लोग क्या समझना चाहते हैं। ये एक तरह से एसी वेक्टर है, ये एक तरह से एबी वेक्टर है, यूं समझ लो आप। अब एसी वेक्टर को कैसे लिखोगे? एसी वेक्टर को अगर लिखने को बोला जाए तो सी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से आप ए का पोजीशन वेक्टर घटाओगे, मतलब Z3 माइनस Z1, ठीक है? अच्छा, इसके मैं बटा में लिखना चाहता हूं Z2 माइनस Z1, ए बी वेक्टर लिखना चाहता हूं इसके बटा में।
ध्यान से समझना, मैं ये एक समिश्र संख्या जो बन रही है इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। और ये कैसे बनाई मैंने, AC वेक्टर बटा AB वेक्टर की सहायता से मैंने ये समिश्र संख्या बनाई है। ध्यान रखना इस बात का, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। और ये समिश्र संख्या मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो जैसा आप लोग जानते हो कि कोई भी समिश्र संख्या बनाना चाहते हो तो बराबर में उसका मोड आएगा और e की पावर में आयोटा उसका कोणांक आएगा। कल अपन ने बात की थी, z बराबर होता है r e की पावर आयोटा थीटा, r उसका मोड होता है और थीटा उसका कोणांक होता है। अब देखो स्टूडेंट, मैं ये समिश्र संख्या निकालना चाहता हूं तो मैं आपसे ये कह सकता हूं ना कि यहां पे मैं इसका मोड लिखूंगा, मोड। ये मैंने इसका मोड लिख दिया और e की पावर में मुझे अब इसका कोणांक चाहिए स्टूडेंट, तब मैं ये समिश्र संख्या लिखने की स्थिति में होऊंगा। तो मैं देखो आपको इसका कोणांक जो है ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये जो थीटा एंगल जो बन रहा है ना, यही क्या है, यही एंगल क्या है, इसका कोणांक है। तो आप एक बार मेरी बात पे विश्वास कीजिए कि ये इस समिश्र संख्या का जो कोणांक है वो कितना थीटा है। मैं एक बार यहां लिख देता हूं e की पावर आयोटा थीटा। अभी मैं आप लोगों को ये चीज प्रूव करके बता दूंगा कि इस समिश्र संख्या का कोणांक कौन है, वो एंगल है थीटा। एक्चुअल में मोमेंटम बन रहा है। अभी मैं आप लोगों को पहले ये चीज समझा देता हूं, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। अभी क्या समझाता हूं कि ये थीटा जो है वो क्या वास्तव में इसका कोणांक है क्या। आ जाओ पहले ये वाली बात कर लेते हैं अपन लोग। तो इसका आर्गुमेंट निकालना चाहता हूं, आ जाओ। क्या बताना चाहता हूं, इसका मैं आपको कोणांक निकाल कर बताना चाहता हूं। इसकी अपने को देखो जरूरत वैसे अभी है नहीं ज्यादा, ठीक है। ये लो थोड़ी सी तो रख देते हैं, इधर अपना अपना काम करते हैं। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 वाली प्रॉपर्टी लगाओ, बोलो क्या होगी। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बताओ इस बात से आप सहमत हो ना। ये मैंने Z1 बटे Z2 के आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लगा दी। अब आप लोग ये चीज जानते हो ना कि कोई भी जो समिश्र संख्या होती है उसका कोणांक क्या होता है, उस समिश्र संख्या का कोणांक क्या होता है बताओ। समिश्र संख्या द्वारा मैंने Z1 से व्यक्त कर रखा है ना, इसको आप थोड़ा थोड़ा क्या कर लो स्टूडेंट, थोड़ा थोड़ा इसको आप नीचे ले जाओ इसको, और इसको भी स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा क्या कर लो, बैक कर लो। आप इसको भी थोड़ा थोड़ा बैक कर लो, इसको भी, ठीक है। इसको भी थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा लो, ओके। अब देखो इसको थोड़ा सा अपन लोग ठीक कर देते हैं। देखो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये लाइन जो है वो अपनी सीधी कर देते हैं और अपना जो बिंदु था ना, कौन सा बिंदु था यहाँ पे, बी बिंदु था, इस एक को वापस लिख देते हैं, यहाँ पे इस बी को लिख देते हैं। ये आपका कौन था, Z2 था, और ये वापस आपकी जो इसकी जो दिशा थी ना, वो दिशा अपन लोग वापस यहाँ पे लगा देते हैं और हो गया काम। और ये वाला एंगल आप लोगों ने देखा ही था कि कितना था, ये थीटा था। ये वाला एंगल आपका थीटा है ही, ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो अपन ने इसको इधर बढ़ा ही दिया, ये लो भाई। अब स्टूडेंट ये देखो कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल सपोज करो कि ये वाला एंगल जो है वो θ1 है, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला देखो इसकी डायरेक्शन ये है और अक्ष की डायरेक्शन ये है, और ये वाला एंगल जो है वो सपोज करो स्टूडेंट कितना θ2 है। और ये स्टूडेंट ये जितना एंगल है ना उतना एंगल आपका ये होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट एंगल है ना। आप लोगों ने इन दोनों को, ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही है एक तरह से, है ना। अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये θ1 कौन हो गया, ये सब बताओ मेरे को आप। Z3 माइनस Z1 जो समिश्र संख्या है जिसको आपने डॉट डॉट करके पीछे बढ़ाया है, इसका कोणांक है।
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, ये आपका θ1 है। क्योंकि स्टूडेंट आपने इसको दिशा पहले से ये दे रखी है, इसकी दिशा ये है, तो अक्ष अक्ष के साथ ये वाला जो सदिश है वो ये वाला एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये वाला एंगल आप लोगों ने θ1 दिखा रखा है। अच्छा, ये कौन है? Z2 माइनस Z1 है, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, तो ये वाला एंगल जो इसका आर्गुमेंट कहलाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ है, बोलो ये कौन है? ये कितना स्टूडेंट? θ2 है। अब ये वाला तुमको एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस ट्रायंगल का ये एक्स एंगल हो गया, बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण के लिए अपन लोग ये बात कह सकते हैं कि आप बताना मेरे को जरा कि बहिष्कोण है वो इसके अंदर वाले एंगल को तो छोड़ दो और इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये ट्रायंगल में जानते हो ना, ये वाली चीज आप लोग जानते हो ना। अब यहां से मुझे थीटा बताओ कितना मिला? θ1 माइनस θ2 मिला कि नहीं मिला, ये बताओ आप लोग, आपको थीटा। और अब स्टूडेंट ये बताओ मेरे को कि ये θ1 तो ये है, तो θ1 किस गए तो ये लिखोगे और माइनस करके θ2 किस गए ये लिखोगे और फिर आप लोग प्रॉपर्टी लगाओगे। तो देखो स्टूडेंट यही चीज आएगी कि ये वाली चीज देखो, Z3 माइनस Z1, ये θ1 और ये कितना स्टूडेंट देखो θ2, यही चीज आ रही है ना। और आप लोगों को ये कितना प्राप्त हो रहा है बताओ? वहां से देखो थीटा प्राप्त हो रहा है। तो ये वाली चीज तुमको समझ में आ गई ना, ये कि इस समिश्र संख्या का जो कोणांक है वो वास्तव में कितना है? थीटा है। वहां से आप लोगों को ये मैंने बात अच्छे से समझा दी है। ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है कि ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल जैसे CAB एंगल कितना है, और उसका आंसर क्या है? ये इसका आंसर है आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बटे Z2 माइनस Z1, ये इसका आंसर है। इसके जो ऑप्शंस आए थे कि भैया एंगल CAB कितना है, तो ऑप्शन आया था एक, तो ये आया था, 2-3 ऑप्शन और थे इसी प्रकार से बने हुए, है ना। तो उसमें ये वाला राइट आंसर होगा। इसमें इतना जरूर कर सकते हैं आप लोग, ऊपर और नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन लेके काट सकते हैं, ऊपर और नीचे से माइनस चिन्ह कॉमन लेके काट सकते हैं। मतलब ये जो आर्गुमेंट है ना, कौन सा? Z1 माइनस Z3 बटे Z1 माइनस Z2। स्टूडेंट ये जो आर्गुमेंट है वो भी कितना है? थीटा ही है। क्योंकि अब अपनी की जो डायरेक्शन है वो कैसी हो गई? ये और ये वाली डायरेक्शन हो गई। देखो ये डायरेक्शन करोगे तो Z1 माइनस Z3, ये डायरेक्शन करोगे तो Z1 माइनस Z2। तो ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, भिड़ गए दोनों। देखो ये तो यूं और ये यूं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। और ये अक्ष आपकी इधर जा रही है। तो अब जो अपने को एंगल जो लेना पड़ेगा ना, इस केस में एंगल, हालांकि देखो आर्गुमेंट जब निकालेंगे तो एंगल अपने को कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला लेना पड़ेगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेके ऊपर नीचे काटते हैं तो वो दोनों जो एंगल है वो आप लोगों के बैक साइड वाले लेने पड़ेंगे। तो अपन लोगों को ये जो वैल्यू है थीटा, वो इसके आर्गुमेंट की भी थीटा है, इसके आर्गुमेंट की भी थीटा, दोनों की ही थीटा रहेगी। ओके, क्योंकि आपने माइनस चिन्ह कॉमन लेके काटा है। चलो, तो ये क्वेश्चन जो है आपका एंगल कौन सा? CAB, एंगल CAB, उसका आंसर ये भी है और उसका आंसर ये वाला भी है, ठीक है। अब सुनो स्टूडेंट, अपन लोग जो काम कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाते हैं। अपना काम क्या था देखो, दोबारा से देखो, हम लोग ये समिश्र संख्या लिखना चाह रहे थे, बराबर आ गया इसका मोड e की पावर आयोटा और इसका कोणांक, और इसका कोणांक आप लोगों ने अच्छे से देख लिया कि ये थीटा है। समझ आ गया यहां तक? ओके, अब चलो इसको कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूं, इसको और मैं आगे क्या रूप दे सकता हूं ऊपर वाली चीज को। देखो ऊपर वाली चीज को मैं ये वाला रूप और दे सकता हूं। देखो क्या भाई, Z3 माइनस Z1 बटे, अब ऊपर और नीचे अलग अलग मोड लगा दीजिए, इसका मोड अलग लगा दीजिए, इसका मोड अलग लगा दीजिए। बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से सीखना। आप ये वाली चीज समझ गए आप इसको इसके नीचे भी ला सकते हो स्टूडेंट, और इसको ऊपर ले जा सकते हो आप लोग। ठीक है, और e की पावर आइटा थीटा। अब कंप्लीट विश्लेषण आप लोगों के सामने मैं अब रख रहा हूं, बड़े गौर से सुनना भैया। अब वाली बात बहुत काम की है। आप AB से चले थे, पहुंचे कहां हो? AC। और ये देखो मैंने ये जो डायरेक्शन स्टूडेंट यहां दिखाई है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई है इस केस में अभी, क्योंकि मेरा चलना यहां से और पहुंचना यहां पे है। हमेशा क्या करना होता है, आप लोग जहां पहुंचे हो वो वेक्टर
आपको उस वेक्टर को व्यक्त करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऊपर लिखना है। जहां पहुंचे हो वो ऊपर आएगा, जहां से चले हो वो नीचे आएगा। देखो Z3 माइनस Z1 यहां पहुंचे हो, दिशा ये दर्शा रखी है आपने, तो Z3 माइनस Z1 ऊपर आ गया। और कहां से चले थे, यहां से चले थे। अब ये ए बी वेक्टर कौन है, Z2 माइनस Z1, वो नीचे आ गया। जहां पहुंचे हो वो ऊपर आएगा, जहां से चले थे वो नीचे आएगा। समझना, बराबर इसका मोड और e की पावर आयोटा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो ये वाला जो एंगल है वो प्लस में लिखा जाएगा। जितना भी एंगल है वो प्लस में लिखा जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप ऐसे चलने के इच्छुक हो, क्लॉकवाइज चलने के इच्छुक हो, तो क्या सीन बनेगा, सुनिएगा। क्लॉकवाइज भी चला जा सकता है। अब पहुंचे कहां हो, यहां पहुंचे हो, तो ये ऊपर आएगा Z2 माइनस Z1। समझना भाई। और चले कहां से थे, इससे चले थे, बोलो Z3 माइनस Z1। जहां पहुंचे हो वो ऊपर, जहां से चले थे वो नीचे, बराबर इसका मोड आएगा। ये रोटेशन थ्योरम का सार निकल रहा है यहां पे भाई। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर इसका मोड आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज चले हो तो e की पावर आयोटा और ये जो कोणांक है वो माइनस का आपको थीटा लिखना पड़ेगा। क्लॉकवाइज चल रहे हो तो माइनस का एंगल लगा के लिखो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो प्लस का एंगल लगा के चलो आप लोग। तो समझ में आया क्या सीन है, दोबारा अच्छे से समझो। जिस वेक्टर पे गए हो वो ऊपर, जहां से चले हो वो नीचे, ये दो चीज होगी, बराबर उसका मोड आएगा। और e की पावर आयोटा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए हो तब तो वो एंगल आपको प्लस का लिखना है, और अगर आप लोग क्लॉकवाइज गए हो तो e की पावर माइनस का आयोटा करके वो एंगल लिखना है। समझ आ गया। अब देखो स्टूडेंट, एक बात और बताता हूं आपको मैं, ये वाली चीज तुमको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ये चीज है और इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है अपनी यहां पे। अब मैं तुमको एक बात और बताऊं, एक बात बताओ यार मेरे को, आप यहां से यहां दो प्रकार से गए ना, एक तो ऐसे गए, एक ऐसे गए। या तो गए एंटी क्लॉकवाइज, ये आए क्लॉकवाइज। समझ आ गई क्या? मैं यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज जाने का और भी रास्ता रखता हूं क्या, ये बताओ। यहां से यहां, मतलब मैं अगर यूं रोटेशन में आऊं, जैसे मैं यूं जाऊं, ऐसे जाऊं, तो ये कौन सा रोटेशन है? हालांकि इस केस में ये एंगल जो है वो कितना काम में लेना पड़ेगा मुझे, 2 पाई माइनस थीटा एंगल काम में लेना पड़ेगा। देखो भाई स्टूडेंट, चीज एक ही है लेकिन समझना जरूरी है। हालांकि ये पर्याप्त है लेकिन एक्स्ट्रा भी हमें समझना चाहिए। देखो ये कैसा रोटेशन है, ये वाला क्लॉकवाइज रोटेशन है ना स्टूडेंट, ये वाला है ना क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज ही तो था। तो ये भी कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज एक ऐसे भी चला जा सकता है। अब ऐसे चलोगे तो स्टूडेंट कहां से चले थे, यहां पहुंचे कहां हो, यहां, तो क्या लिखना पड़ेगा ऊपर, तो क्या लिखना पड़ेगा, Z3 माइनस Z1 बट्टे, बोलो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, चले जहां से चले थे Z2 माइनस Z1 बराबर इसका मोड। और स्टूडेंट e की पावर, अब क्लॉकवाइज गए हो ना तो माइनस आयोटा, और स्टूडेंट 2 पाई माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये दोनों सेम ही रिजल्ट रहेंगे। आप इसको सोल्व कर लीजिए, चाहे आगे चल के ये दोनों रिजल्ट सेम ही रहने वाले हैं। देखो हालांकि आप पलट सकते हो इनको ऊपर नीचे, नहीं समझेगा, लेकिन ये दोनों रिजल्ट सेम ही आएंगे। अपन लोग इनको सोल्व, मैं आपको सोल्व करके दिखा दूंगा, देखो उसको इसके बराबर शो कर दूंगा, ठीक है। एक चीज और मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद में अपन लोग इस पे बात करेंगे। देखो अपन इस जगह को अभी थोड़ा सा काम में ले सकते हैं, क्योंकि अपन लोग इसको मिटा देंगे तो फिर पूरा सीन खत्म हो जाएगा अपना। एक चीज तो ये वाली, अच्छा जी, अब सुनना, अपने को इसकी भी जरूरत नहीं है, ये लो। अब देखो, ये आप लोगों का आयोटा वगैरह थीटा वगैरह यहां पे पढ़ाई है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्लॉकवाइज चलने के दो तरीके हो गए, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, है ना। करना क्या है समझ लो अच्छे से, जहां पहुंचे हो ऊपर लिखना है, जहां से चले हो नीचे लिखना है, और बराबर में उसका मोड आएगा e की पावर, अगर क्लॉकवाइज चले हो तो e की पावर माइनस का आयोटा और वो एंगल आ जाएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज चलने का एक रास्ता तो ये था, एक रास्ता और दिखाऊंगा तुमको मैं एंटी क्लॉकवाइज चलने का। चलो मैं आपको एक
रास्ता और दिखाता हूं एंटी क्लॉकवाइज चलने का। चलो इस ग्रीन कलर से दिखाता हूं आपको मैं। ये एंटी क्लॉकवाइज स्टूडेंट ऐसे भी चला जा सकता है, जैसे यहां चले थे ना वैसे एंटी क्लॉकवाइज ये भी चलने का एक तरीका है। ठीक है, अब इस केस में आप परिणाम को कैसे लिखोगे? पहुंचे कहां हो? Z2 माइनस Z1 पे पहुंचे हो, है ना? अच्छा, Z2 और चले कहां से थे? Z3 माइनस Z1 से चले थे, बराबर इसका मोड आएगा। और स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज चले हो, एंगल हालांकि 2 पाई माइनस थीटा ही है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो ये स्टूडेंट ये वाला परिणाम आएगा। मैं बताना चाहूंगा ये परिणाम और ये परिणाम दोनों सेम हैं। वो भी एंटी क्लॉकवाइज चले थे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चले हो, ये दोनों रिजल्ट सेम हैं। और मैं बताऊंगा ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट भी सेम है। आओ मैं तुमको ये चीज समझाता हूं। ये चीज तुमको अच्छे से समझ में आ चुकी है तो मैं एक बार इसको यहां से इसको हटा देता हूं। ये वाली चीज तो इसी का ही परिणाम है आगे, है ना? ये तो इसी को हमने आगे सोल्व किया था। ओके, अब मैं आपको देखो ये चीज समझा देता हूं कि ये वास्तव में इसके बराबर कैसे है। आ जाओ, इसको मैं यहां लाता हूं, समझना। Z2 माइनस Z1, अच्छा इसको सोल्व कर ले। मेन बात ये, इसको सोल्व कर ले आप एक बार। e की पावर आयोटा 2 पाई माइनस थीटा है ना, इसका मान निकाल लेते हैं अपन एक बार। देखो यहां पे, तब आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। इसको तुम अल्फा समझ लो, अल्फा e की पावर आयोटा अल्फा लगाओ, आइलर फॉर्म में लगाओ, कोस अल्फा कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। अच्छा स्टूडेंट, कोस 2 पाई माइनस थीटा, ये चौथे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, चौथे की। तो चौथे में कोस तो होता है पॉजिटिव, तो ये तो कोस थीटा आ जाएगा। और स्टूडेंट ये जो साइन है ना, ये चौथे में नेगेटिव होता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट। और ये स्टूडेंट e की पावर माइनस का आयोटा थीटा बन गया स्टूडेंट ये। तो e की पावर 2 पाई माइनस थीटा का जो मान है वो e की पावर माइनस आयोटा थीटा है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, Z2 माइनस Z1 बटे Z3 माइनस Z1 बराबर, ये आपका मोड, आप ऊपर नीचे अलग अलग मोड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप लोग इसके अंदर। और इसको सोल्व करने पे कितना है स्टूडेंट? e की पावर माइनस का आयोटा थीटा आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई ना यहाँ पे? अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये ऊपर है ये नीचे, तो अपने भी इनको ऊपर नीचे कर लो, क्या दिक्कत है? लो आओ, ये ऊपर कर लो, ये नीचे कर लो, ये ऊपर कर लिया, ये नीचे कर दिया, इसमें भी ये ऊपर चला जाएगा। और स्टूडेंट ये नीचे आएगा 1 अपॉन e की पावर माइनस आइटा थीटा, नीचे आएगा नहीं 1 अपॉन e की पावर माइनस आइटा थीटा, जिसको ऊपर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। देखो दोनों चीज सेम ही है क्या? ये और ये सेम ही है क्या? देख लो आप, मिला लो अच्छे से, ये सेम की सेम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है वास्तव में सेम है। एंटी क्लॉकवाइज चलने के दो तरीके हो सकते हैं, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है, जहां पहुंचे हो ऊपर, जहां से चले हो वो नीचे, बराबर मोड आएगा उसका। और e की पावर आयोटा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो एंगल को प्लस में लिखना है, जितना भी एंगल घूमे हो वो प्लस में लिखना है। और क्लॉकवाइज चले हो तो क्या करना है? पहला पैटर्न तो वही रहेगा, जहां पहुंचे हो ऊपर, जहां से चले हो नीचे, बराबर उसका मोड और e की पावर आयोटा। और अगर क्लॉकवाइज चले हो तो एंगल आपको माइनस में लिखना है। देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा था कि ये वाला परिणाम और ये वाला परिणाम सेम है। आओ मैं इसको भी तुम्हारे लिए क्लियर कर देता हूं। ये तुम क्लॉकवाइज चलने के दो रास्ते थे, एक तो ये रास्ता था और एक ये वाला रास्ता था। देखो यहां से ये चल रास्ता था और एक ये रास्ता भी क्लॉकवाइज का ही था। इसमें क्या था, इसमें यहां पहुंचे थे, यहां से चले थे, तो ये ऊपर आ गया था, ये नीचे आ गया था, e की पावर माइनस आइटा थीटा, ये तो ऐसे था। और इसमें क्या है, इसमें ये ऐसे चले तो यहां पहुंचे, ये ऊपर आ गया, जहां से चले थे वो नीचे आ गया, e की पावर माइनस का आयोटा 2 पाई माइनस थीटा आया, ये वाला आया। अब देखो ये चीज और ये चीज क्यों सेम है, मैं आपको ये भी चीज समझा देता हूं। एक काम करते हैं, उसको समझने के लिए हमें वो जो आगे पढ़ा है ना उसका मान निकालना पड़ेगा। आ जाओ इसका मान निकालते हैं अपन लोग। किसका? वो e की पावर माइनस आइटा 2 पाई माइनस थीटा मान निकालते हैं। आ जाओ, क्योंकि उसी से ही सारा काम बनने वाला है। देखो e की पावर माइनस आइटा अल्फा, e की पावर माइनस आइटा अल्फा, तो कोस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। स्टूडेंट e के पावर माइनस आइटा अल्फा लगा रहा हूं, कोस अल्फा माइनस आइटा साइन अल्फा। ये चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोस थीटा आ गया। ये चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन आएगा तो पीछे वाला प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट ये देख क्या बना भाई, e की पावर आइटा थीटा बन गया।
तो कुल मिलाकर ये जो वैल्यू आती है वो e की पावर आइटा थीटा होती है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है भाई, देखो ये e की पावर आइटा थीटा होता है, ठीक है। अब चलो इसकी भी अपने को अब जरूरत नहीं है, और उसको मैं थोड़ा सा यहां लेके आता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, Z3 माइनस Z1 बट्टे बराबर, इनका मोड आप अलग अलग कर दो भाई, ऊपर नीचे अलग अलग मोड कर दो, और वो क्या बना, e की पावर आइटा थीटा बन गया। अब स्टूडेंट एक काम करो, इसको ऊपर लिख दो और इसको नीचे लिख दो, ये ऊपर ये नीचे, तो ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, और ये 1 में e की पावर आइटा थीटा हो जाएगा, तो जो ऊपर जाके माइनस का बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों चीज सेम नजर आ रही है ना आपको, इसको पलट दो, आपको यही चीज मिलने वाली है भाई। तो इस तरह से आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। लास्ट एक ही लाइन बोलूंगा इस पूरी चीज का सार, और वो सार क्या है सुनिए। जहां पहुंचे हो वो ऊपर लिखना है, जहां से चले हो वो नीचे लिखना है, बराबर मोड लगाना है e की पावर आयोटा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चले हो तो एंगल प्लस में लिखना है, और अगर क्लॉकवाइज चले हो तो एंगल माइनस में लिखना है। वो एंगल लिखना है जितना आप घूमे हो, बस ये वाला इस पूरी रोटेशन थ्योरम का सार है। आई समझ में बात? बस आप लोगों को ये डायरेक्शन जरूर क्या करनी है, एंगल की डायरेक्शन में आप लोगों को या तो दोनों ऐसे रखनी है या दोनों फिर ऐसे रखनी है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब अपन लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं, ये अपन लोग देखते हैं। आओ तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, ताकि इसका एप्लीकेशन करें और इसको और समझें, इसकी और प्रैक्टिस हो। पहला क्वेश्चन है, यदि Z1, Z2, Z3 किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, तब अगला क्वेश्चन में यह पूछेगा, तब Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 के स्क्वायर का मान क्या होगा। और ऑप्शंस आप लोगों को यहां दे देगा, Z1 Z2, 2Z2 Z3 और Z3 Z1। दूसरा ऑप्शन लिख देगा Z1 Z2, ऐसे तीसरा ऑप्शन भी दे देगा, ऐसे चौथा ऑप्शन भी दे देगा आपको। ये इन्हीं में कोई चेंज कर देगा, यहां कभी डबल यहां कर देगा, कभी डबल यहां कर देगा, कभी बीच में माइनस का चिन्ह लगा देगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों के 4 ऑप्शन बना देगा। तो आओ देखो इसमें क्या सीन है। पहले आपको एक इक्विलेटरल लेटरल ट्रायंगल बनाना है, समबाहु त्रिभुज बनाना है, और उसके ये वर्टिसेज हैं, ठीक है। तो आओ पहले अपन लोग एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये समबाहु त्रिभुज अपन ने बनाया, ए बी और ये सी, और ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अब देखो स्टूडेंट, पहले आप डायरेक्शन तय कर लो अपनी इच्छा से, आपका जैसे मन करे वैसे डायरेक्शन तय कर लो। देखो मैं आपको एक चित्र और बना देता हूं ताकि मैं आपको कुछ और चीजें भी इसमें समझा सकूं। ये यहां सी है, यहां ए है, यहां बी है। दिमाग में कंसेप्ट समझना है, रटना किसी भी चीज को नहीं होता है। अब देखो आप लोग जो दिशा है ना वो ऐसे दर्शा सकते हो, ऐसे ऐसे दर्शाओगे तो ये वाला एंगल काम में ले आप लोग ले सकोगे, ये वाला, ठीक है। और अगर आपने दिशा ये दर्शाई है इधर की, तो और इधर की ये दर्शाई है तो भी ये ले सकोगे π/3, समझना बात को। और यहां की अगर तुमने ये दर्शा दी है, देखो ऐसा सीन बना सकते हो आप लोग, दोनों भिड़ा दोगे तब तो वही π/3 एंगल काम में लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, दोनों निकाल रहे हो तो भी π/3 एंगल काम में लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने ऐसा काम कर दिया तो क्या होगा, तो इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो आपको कौन सा काम में लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल आपको काम में लेना पड़ेगा। अब चाहे तुम घूमो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज और चाहे क्लॉकवाइज घूमो, वो तुम्हारी मर्जी है ना।
चाहे तुम यहां से यहां देखो, यहां पे दो रोटेशन हो सकते हैं, ऐसा रोटेशन भी हो सकता है ऐसा रोटेशन भी हो सकता है। तो वो अपन लोग तय कर लेंगे कि अपने को कैसे ज्यादा सरल ये रहेगा कि अपन लोग दोनों की दिशा इस तरह से रख ले, तो अपने को बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, अपन लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो ज्यादा बेहतर फील करेंगे। ओके, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ओके भैया, अब सुनो क्या करोगे बताओ। ऊपर ये π/3 का एंगल है, रोटेशन थ्योरम लगाओ आप बिंदु ए पर, बिंदु ए पर घूर्णन प्रमेय से। इस वाले केस में ये ज्यादा इजी है, वो भी मैं आपको लगा के दिखा दूंगा। बोलो कहां पहुंचे हो। पहले तो इच्छा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज घूमने की है ना, मैंने एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया, ठीक है भैया, वो आपकी इच्छा है, आप क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं भाई। मेरी तो इच्छा एंटी क्लॉकवाइज की है, मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। तो कहां पहुंचा हूं, इस जगह पहुंचा हूं, इसको वेक्टर के रूप में लिखूंगा, तो ये माइनस ये लिखा जाएगा। अच्छा, जे लिख दो, चलो इसको एक बार, Z3 माइनस बोलो Z1। कहां से चले थे, इस वेक्टर से चले थे, Z2 माइनस Z1। ओके भैया, मोड तो तुमको पता ही है बाबू, अलग अलग होगा ही, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो e की पावर आयोटा, भाई तेरे को थोड़ा सा हटना पड़ेगा यहां से, तेरे को थोड़ा सा ही हटना है, तेरे को हटना है। ओके, और तेरे को हम कहां लिख देते हैं भाई, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं एक को। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे ना, आयोटा π/3, समझ आ गया। यहां पहुंचे हो Z3 माइनस Z1 पे, दिशा के अनुसार, ये वेक्टर है तो ये माइनस ये होगा, ये वेक्टर है तो ये माइनस ये होगा, ऐसा ही किया आपने, ये तरीका है। अब देखो भाई, तुम्हारी इच्छा है कि मैं तो साहब डायरेक्शन ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं तो इसकी तो ऐसे दिशा लगाऊंगा और इसकी ऐसे दिशा लगाऊंगा, फिर भी मैं बिंदु ए पे घूर्णन पर मैं लगाना चाह रहा हूं भाई, फिर भी मैं लगाना चाह रहा हूं, तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बताओ, तय करो कैसे घूमना चाहते हो, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। इस बार क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे आपकी मर्जी हो, एंटी क्लॉकवाइज ही घूम लो। चलो ये लो, ये लो, एंटी क्लॉकवाइज घूमना हो गया भाई, ऐसे ऐसे इस एंगल में। कहां पहुंचे हो, यहां, यहां पहुंचे हो भैया, भाई यहां, वहां से यहां आए हो ना, तो यहां पहुंचे हो, दिशा इसकी वो है तो वो माइनस ये करना पड़ेगा। जहां पहुंचे हो वो ऊपर लिखना होता है। चले कहां से थे, यहां से चले थे, यहां से चले थे। अब इसको वेक्टर के रूप में लिखो स्टूडेंट, कैसे लिखोगे, अब ये Z1 माइनस Z3 लिखा जाएगा भाई, अगले के पोजीशन वेक्टर में से पिछले का घटेगा, और इसमें यहां पहुंचे थे तो इसकी दिशा ये थी, तो ये माइनस ये लिखा देखो मैंने, और यहां पे ऐसे चल रहे हो तो ये माइनस ये लिखूंगा, बराबर इसका मोड आएगा, मोड आएगा भैया, ये लो। और e की पावर आयोटा, एंटी क्लॉकवाइज से चले थे ना, 2π/3 एंगल है। मैं कहना चाहता हूं स्टूडेंट, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट एक ही रहेगा, चाहे ऐसे लगा लो चाहे ऐसे लगा लो, ज्यादा इजी ऐसे फील कर रहे हैं हम लोग। चलो आप लोग उसको सोल्व करके देखना खुद, सेम टू सेम ये चीज आने वाली है। अच्छा ठीक है, अब मैं उसको सोल्व नहीं करूंगा भाई, मैं केवल एक से ही चलूंगा, चाहे इससे चलो चाहे इससे चलो, इसे चलूंगा मैं। चलो अब सुनो, मैं तुमको एक चीज और समझाना चाहता हूं, मतलब ये तो दिमाग का डाउट निकाल दिया ना कि यार सर दिशा ऐसे लग जाए तो, या दिशा एक ऐसे लग जाए तो हम क्या करें। विचलित होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है, वरना तो फिर रटिफिकेशन हो जाएगा, है ना। ओके चलो, इसको अपन लोग मिटा देते हैं, इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हम ऐसे अपना काम कर रहे हैं इस तरह से, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा मैं तुमको एक बात और समझाना चाह रहा था, ये बात कहते कहते मैं रुक गया था। ये ट्रायंगल एबीसी कैसा है भाई, ये ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है क्या, इसका तो उपयोग करो, हालांकि π/3 के रूप में कर लिया, लेकिन और भी उपयोग करो इसका। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर होंगी भाई, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी या सी ए, जो भी आप लिखना चाहते हो। अब ए बी को मैं क्या लिखूंगा, Z2 माइनस Z1 का मोड लिखूंगा भाई, हालांकि Z1 माइनस Z2 का मोड भी लिख सकते हो। और बीसी को क्या लिखोगे, बीसी को Z3 माइनस Z2 का मोड।
और AC को क्या लिखोगे? AC को Z1 माइनस Z3 या Z3 माइनस Z1, जैसा आप चाहो। स्टूडेंट ये तीनों मोड सेम हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से। अच्छा, अगर ये तीनों चीज सेम है तो देखो ये Z3 माइनस Z1 का मोड और ये Z2 माइनस Z1 का मोड स्टूडेंट कट जाएगा, और यहां पे अपने पास केवल यही चीज बचेगी। एक बार आप समझ लोगे ना तो फिर आप बहुत स्पीडली, आराम से, बहुत फास्ट गुणनफल में लगा दोगे आप। चलो, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब अपने को एक बिंदु किसी और पे, या चाहे बी पे लगा लो चाहे सी पे लगा लो, एक जगह और अपने को गुणनफल में लगानी है। अब चलो, अब जैसे यहां पे जैसे तुम दिशा है ना, अब ऐसे भी रख सकते हो और ऐसे भी रख सकते हो, तुम्हारी इच्छा की बात है। अब अपने को ज्यादा फायदा कैसे होगा? देखो, ऐसे रखेंगे तो अपने को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो फिर देखो, अगर हम ऐसे रखेंगे ना स्टूडेंट, है ना, तो फिर अपने को इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, और एंगल अपने को ये वाला काम में लेना पड़ेगा। बाकी घूमना अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ऐसा करते हैं, इसकी जो दिशा है ना, ये वाली लगा देते हैं। कौन सी? ये वाली। ओके, तो अपने को ज्यादा फायदा होगा। ओके, अब अपन ये वाला एंगल काम में ले लेंगे, ये वाला। अब घूमना तुमको है, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, आजो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं भैया। सिस्टम वही है, जहां पहुंचे हो ऊपर, जहां से चले हो नीचे, और बराबर मोड़ आएगा और एक की पावर आयोटा और वो एंगल आ जाएगा जो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो। चलो, कहां पहुंचे हो? इस जगह पहुंचे हो, दिशा के अनुसार काम करना है। ये ए बी वेक्टर पे पहुंचे हो भैया। कहां से चले थे? सी बी वेक्टर से चले थे। पहुंचे कहां हो? ए बी वेक्टर पे पहुंचे हो। ए बी वेक्टर पे पहुंचे हो तो Z2 माइनस Z1 लिखो। क्या लिखोगे? Z2 माइनस Z1। चलो, यही लिखते हैं Z2 माइनस Z1 भैया, क्योंकि आप ए बी वेक्टर पे पहुंचे हो तो Z2 माइनस Z1 लिखोगे। चले कहां से थे? सीबी वेक्टर से चले थे, तो सीबी से चले थे तो क्या लिखोगे? Z2 माइनस Z3 लिखोगे। चल के तुम एंटी क्लॉकवाइज आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इसका मोड आएगा, तो मोड आएगा तो स्टूडेंट वो तो कट जाएगा ना। देखो, Z2 माइनस Z1 का मोड Z2 माइनस Z3 का मोड कट जाएगा ना, तो मैं क्यों लिखूं यहाँ पे फालतू में? और e की पावर आयोटा 1 लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये 1 आएगा। हाँ, e की पावर एंटी क्लॉकवाइज। ये स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 आ गई। तो देखो, ये भी e की पावर आयोटा 5/3 के बराबर है, ये भी e की पावर आयोटा 5/3 के बराबर है। दैट मीन अपन लोग इन दोनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं, और अपना रिजल्ट जो है वो यहां पर देख सकते हैं। आइए देखें क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। कर दो इन दोनों को बराबर। Z3 माइनस Z1 बटे Z2 माइनस Z1 बराबर Z2 माइनस Z1 बटे Z2 माइनस Z3। अब सिर्फ गुणा करने का काम बाकी है, और बहुत ही अपना आंसर आने वाला है। देखो, ये होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, तो खोल दो होल स्क्वायर को। Z2 का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर, 2Z1 Z2, ये गुणा करो भैया। देखो, इनको गुणा करना पड़ेगा। पहले Z3 को खोल लो दोनों से, Z3 Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर माइनस Z1 Z2, और ये प्लस का Z1 Z3। अब देखो स्टूडेंट, तुम लोग ऐसा करो, इसको तो इधर ले आओ और इसको ले जाओ उधर। तो ये देखो, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर। देखो ये Z1 देखो, ये माइनस का 2Z1 Z2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और एक पहले से है माइनस का, एक प्लस का बच जाएगा। और ये दोनों प्लस के आपके पास पहले से ही हैं। इस तरह से ये वाला जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये होगा। वैसे तो अपने को डायरेक्ट ही वैसे ध्यान में रह जाएगा, याद रह जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था कि इस रोटेशन थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं, बस हमारा ये उद्देश्य था, ताकि अपन लोग जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन लोग कैसे करेंगे, ये वाला अपना मेन टारगेट था, ताकि ये क्वेश्चन तो आपको सीधा याद रह जाएगा। चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं, तो क्वेश्चन और ले लेता हूं। एक क्वेश्चन है, यदि Z1, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भैया, पीछे वाला क्वेश्चन तो आ चुका है एग्जाम में, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है।
यदि Z1 Z2 Z3 किसी, अब की बार मैं आपको ट्रायंगल देता हूं, राइट एंगल आइसोस्केल, समकोण और समद्विबाहु। ये Z1 Z2 Z3 किसी समकोण समद्विबाहु राइट एंगल आइसोस्केल ट्रायंगल, Z1 Z2 Z3 किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये इस त्रिभुज के शीर्ष हैं जिसका Z2 समकोण है। तब बस इतनी चीज देगा आपको, और आपको चारों ऑप्शन लिख के दे देगा। पहला ऑप्शन है बराबर 2Z2 इंटू ये। दूसरा ऑप्शन है बराबर 2Z2 इंटू, ऐसे है भाई। तीसरा ऑप्शन है 2Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। चलो यार एक नन ऑफ दिस कर देते हैं फिर, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, स्टार्ट करते हैं। आइए क्या बनाएंगे, समकोण समद्विबाहु बना लो भाई। समकोण समद्विबाहु में कौन सी समस्या है, ये लो बना ली। बी, ये Z2 पे राइट एंगल है तो भाई ऐसे कर लो, ये ए ले लो यहां पे, तो आप लोग ये बी ले लो आप यहां पे, और ये यहां पे ले लो सी। ले लिया आपने राइट एंगल बी पे, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। अब सुनो, ये समद्विबाहु है तो इसकी ये वाली दो भुजाएं सेम हो सकती हैं, वो तो हाइपो तो कैसे सेम होगा, इनके बेस और परपेंडिकुलर ही सेम हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब Z2 माइनस Z1 का मोड है ना भाई, या Z1 माइनस Z2 का मोड का दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ये दोनों मोड सेम है। Z2 माइनस Z3 का मोड भी लिख सकते हो, ठीक है भैया। चलो ये चीज आप लोगों के पास उपलब्ध है भाई। आ जाओ, अब इसमें इस बिंदु पे अपन लोग रोटेशन थ्योरम लगाते हैं। हालांकि अपने को एंगल सारे पता है, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है ना। तो अपन लोग इस वाले पॉइंट पे रोटेशन थ्योरम लगा लेते हैं। हालांकि यहां पे भी लगा सकते हैं, यहां पे भी लगा सकते हैं, देखेंगे यहां पे लगाते हैं क्या परिणाम आएगा। तो पहले आप डायरेक्शन दो, पहले वेक्टर बनाओ। अब ये वाला एंगल जब ले रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, डायरेक्शन तो ऐसे दिखाने पड़ेंगे आपको, या फिर भिड़ा दो या फिर निकाल दो, ये वाला एंगल ले रहे हो तो, ठीक है। तो ऐसे ही कर दो दोनों की डायरेक्शन, इसकी इधर इसकी इधर। बोलो भाई, ये वाला जो एंगल है ना तुम्हारा, ये वाला एंगल, इसके मैंने राउंड कर दिया। अब चलने की सोच लो, एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हो या क्लॉकवाइज चलना चाहते हो। हमारी तो आदत एंटी क्लॉकवाइज चलने की है। लो भाई ये लो, चल दिए, चल दिए। तो अब कहां पहुंचे हो, वहां जाओ, बीए वेक्टर पे पहुंचे हो, दिशा इधर सा रखिए, बीए वेक्टर मतलब Z1 माइनस Z2। चले कहां से थे, बीसी वेक्टर से चले थे, तो Z3 माइनस Z2। ये दिशाएं पहले से आपने एंगल के अनुसार दर्शाई थी। ये एंगल लेना चाहता हूं तो ये वाली दिशा दर्शा देता हूं कि ये एंगल काम में आ जाए। पहले काम तो ये करना होता है कि जो एंगल आप काम में लेना चाहते हो ना, उसके हिसाब से दिशाएं दर्शा दो। ज्यादातर ऐसे करना चाहिए, निकाल देना चाहिए उस एंगल के बीच में से, ताकि वो एंगल लिया जाए। फिर चलने का काम कर लेते हैं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो चाहे क्लॉकवाइज चलो। ऊपर आपको जहां पहुंचे वो लिखना होता है, नीचे आपको जहां से चले वो लिखना होता है। चलो भाई, यहां से अपन लोग यहां चले थे, तो ये वेक्टर आपका
बी ए वेक्टर है तो Z1 माइनस Z2 लिख दिया, बटे जहां से चले थे वो बी सी वेक्टर था तो Z3 माइनस Z2 हो गया, बराबर इसका मोड बटे इसका मोड, ई की पावर आयोटा इंटीग्रल गए हो ना। देखो यहां पे तो ये स्टूडेंट दोनों कट जाएंगे, ये देखो Z2 माइनस Z1 का मोड एक ही बात है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो स्टूडेंट, अगर अपन लोग सी पे या बी पे अपन लोग अगर गुणनफल में लगाते तो हमारी एक समस्या आती, ये कट नहीं पाती इसका मोड और इसका मोड, इसलिए सी और ए पे गुणनफल में लगाने से अपने को ज्यादा फायदा नहीं है, हमें सी और ए पे दोनों पे रोटेशन थ्योरम लगानी पड़ती, और यहां से हमें लग रहा है कि यहीं से अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 का मान, e की पावर आयोटा थीटा देखो कितना होता है, e की पावर आयोटा पाई बाय 2 का मान निकालो कितना आता है, e की पावर आयोटा थीटा आइलर में लगाओ भैया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस पाई बाय 2 आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो इसका मान आयोटा होता है। देखो भाई स्टूडेंट, आयोटा तो लिख दो आयोटा। अब स्टूडेंट स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, ताकि वो आयोटा स्क्वायर हो जाए, अपना रिजल्ट आए, होल स्क्वायर कर दो भैया, इसका होल स्क्वायर खोल भी दो साथ में आप, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस का 2Z1 Z2 बराबर, ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा ना, उधर चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोल दो आप, Z3 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर -2Z2 Z3। चलो माइनस को अंदर ले जाओ और अपना रिजल्ट प्राप्त कर लो, माइनस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z2 स्क्वायर। चलो अब अपने को इधर कौन सी चीज रखनी है, देखो ये वाली सब चीजें इधर रखनी है, ये वाली इस टाइप की, तो Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और ये प्लस का Z3 स्क्वायर हो जाएगा, और ये ना, ये और ये इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाके आप 2Z2 कॉमन ले लो, ये लो, और आपका कौन सा परिणाम सही लग रहा है बताओ। ये वाला रिजल्ट आपका इसमें सही लग रहा है, आप देख लो आप लोग। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं और नए क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिर से हम एक शानदार सा क्वेश्चन लेते हैं। एन भुजाओं वाला एक रेगुलर पॉलीगन ले रहा हूं, एन भुजाओं वाला एक रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं, देखो क्वेश्चन को पहले। एन भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का के अंदर जेड बराबर 0 पर स्थित है, मतलब मूल बिंदु पे है उसका सेंटर, उस रेगुलर पॉलीगन का सेंटर है वो मूल बिंदु पे, ओरिजिन पे है। इस समबाहुभुज का, ये एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आ चुका है भैया। इस समबाहुभुज का 2000 सेकंड ग्रेड 2018 में आया भैया, सेकंड ग्रेड 2018। इस समबाहुभुज का एक शीर्ष एक शीर्ष स्टूडेंट Z1 ज्ञात है, ये Z1 ज्ञात है। ठीक है भाई, यदि Z1 के समीप का शीर्ष यदि Z1 के समीप का शीर्ष Z2 है, तब Z2 कितना है? चलो ऑप्शन बनाते हैं इसके। पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है Z1 इंटू
ये है Z1 इंटू ये है, एक माइनस लगा देते हैं अपने, क्या है Z1 इंटू और कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपना वो प्यार है ही, नन ऑफ दीज। हाँ, ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चन चल रहे हैं। फिर छोटे क्वेश्चन भी देखेंगे, जो अभी पीछे की 2022 की एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा इजी था। इसी रोटेशन थ्योरम पे करेंगे और भी क्वेश्चंस। देखो पहले इसको करते हैं। देखो स्टूडेंट, एन साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है समबहुभुज। सबसे पहली बात तो आपको यह जाननी चाहिए कि कोई भी जो समबहुभुज होता है उसके अंदर का प्रत्येक कोण समान होता है, अंदर का प्रत्येक कोण, और बाहर का भी प्रत्येक कोण समान होता है। सारी भुजाएं समान होती हैं। केंद्र से सभी शीर्षों की जो दूरियां होती हैं, जितने भी शीर्ष होते हैं, केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां भी समान होती हैं या नहीं होती? रेगुलर पॉलीगन में केंद्र से सभी शीर्षों की दूरियां समान होती हैं। अब आपको इतना ज्ञान है तो फिर देखो मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। ये आपका जो सेंटर है ना, देखो आप समझना इसको बहुत अच्छे से, कोई चीज नहीं बात समझ में आए तो मेरे को दोबारा बोलना। इसका सेंटर तो यहां पे है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर पे। इसका एक सिर्फ Z1 ज्ञात है। ये स्टूडेंट समझ लो कि आपको ये ज्ञात है, एक शीर्ष। दूसरा शीर्ष जो है वो Z2 इसके समीप है। अब ये नहीं बताया इसने कि इधर है किधर है, तो दोनों साइड में ले सकते हैं, दोनों साइड में ले सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं स्टूडेंट, उनको अपन लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ऑप्शंस को मॉडिफाई करते हैं तो इसके अंदर अपने को थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। ये जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सुधारना पड़ेगा अपने को। इस वाले ऑप्शन को सुधारेंगे अपन थोड़ा सा। इस वाले ऑप्शन की जगह अपन एक काम करते हैं, ये जो 2n था ना वो नीचे ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इस ऑप्शन को अपन लोग। प्लस माइनस तो अपने को लगाना है ही। ये थोड़ा अपने इस ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ अब वापस लौट के आओ। Z1 आपको ज्ञात है, Z1 के पास में Z2 है। अब Z2 साहब इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। तो देखो ये इधर वाला शीर्ष भी Z2 हो सकता है और ये इधर वाला शीर्ष भी Z2 हो सकता है। भाई ये शीर्ष चल रहे हैं समबहुभुज के सभी, ऐसे सारे के सारे ऐसे ऐसे। अब आप n शीर्ष है, n सारे के सारे शीर्ष कितने n। स्टूडेंट जैसे षटभुज होगा तो उसके अंदर 6 शीर्ष होंगे, 6 शीर्ष होंगे तो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है ये 6 जगह बटेगा षटभुज में, समषटभुज में। तो 60 60 60 का आएगा। पूरा 360 होता है ना, तो 360 में 6 का भाग दे दो तो ये 60 60 60 का आ जाएगा। ऐसे 6 शीर्ष आ जाएंगे समषटभुज के। लेकिन यहां तो आपका क्या है, समषटभुज नहीं है, ये तो समबहुभुज है और भुजाओं की संख्या कितनी है, n है। तो n भुजाएं तो n कोण होंगे, n कोण होंगे तो ये जो कोण बनेंगे ना अंदर वाले, ये कोण भी कितने बनेंगे, n ही बनेंगे। कितने बनेंगे, n। पूरा कोण कितना होता है 2 पाई, तो ये बीच का जो प्रत्येक कोण है ना वो सेम आएगा यहाँ पे, और वो स्टूडेंट कितना आएगा 2 पाई बटा n आएगा, 2 पाई बटा n। और ये आपका जो Z2 शीर्ष है वो इसके नजदीक में है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। एंगल ये 2 पाई बटा n बनना है। यह वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। 2 पाई बटा n समझ गए होंगे, पूरा 2 पाई होता है और जितनी भुजाएं होती है ना उनका भाग लगा दो आप, ये प्रत्येक कोण आपको प्राप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो लेंथ है इसको मैं ओरिजिन समझ लेता हूं ओ, ये जो OB और जो OB डैश है, ये जो OA है, ये सभी लेंथ इसमें सेम है। अच्छा, तो ये OB जो है वो लेंथ कितनी होगी, Z2 माइनस ये 0 है भाई, Z2 माइनस 0। रोटेशन थ्योरम लगाने के लिए अपन लोगों को ये दिशा तो देनी पड़ेगी ना एंगल की, ये वाले ये दिशा देंगे तभी तो ये वाला एंगल अपन लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। Z2 का मोड और ये Z1 का मोड,
और ये भी वो Z2 है, तो ये मोड अपने को क्या दे रखा है इसमें, पहले से सेम दे रखा है। ये Z2 माइनस 0 का मोड और Z2 माइनस 0 का मोड और Z1 माइनस 0 का मोड सेम है। ये आपकी जो शीर्ष जो केंद्र है ना, उससे प्रत्येक शीर्ष की दूरी बराबर रहेगी भैया समभुज के अंदर। चलो ये ज्ञात है। और रोटेशन थ्योरम लगाना शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर यहां लगाना चाहते हो इस जगह, ये एक देखो आपको यहीं से तो घूमना है ना, Z1 तो ज्ञात है ही ना तुमको। अब इधर से एक आप इधर घूम सकते हो और एक आप उधर घूम सकते हो। देखो दोनों घूर्णन दिखा देता हूं आपको मैं। एक तो आप इधर घूम सकते हो और एक आप इधर घूम सकते हो। इस Z1 से उधर भी घूम सकते हो और इधर भी घूम सकते हो। तो चलो पहले इधर घूम के दिखाओ, आओ इधर घूम के दिखाते हैं। तो क्या कहोगे, दिशा दे रखी है Z2 माइनस 0, ये ओबी वेक्टर ऊपर आएगा, क्यों यहां पहुंच रहे हो आप लोग। Z2 माइनस 0 बट्टे यहां से चले हो बराबर इसका मोड आएगा, और जितना घूमे हो वो एंगल आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमो भाई इस बार, तभी ऐसे लिखा जाएगा। इस वाली जगह अपने गुणनफल में लगाइए, ये तो कट गए। तो Z2 आ गया Z1 इंटू ई की पावर आइटा थीटा एलएफ में लगाओ, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ये लो भाई, अब इधर घूम के दिखाओ, ओबी डैश पे जाओ। ओबी डैश पे जा रहे हो तो ऊपर लिखोगे Z2 माइनस 0। कहां से चले हो, यहां से चले हो क्या, क्लॉकवाइज घूमे हो ना, ठीक है। जहां पहुंचे ऊपर लिख दिया, जहां से चले थे नीचे लिख दिया, बराबर मोड आएगा। हाँ जी, क्लॉकवाइज गए हो गया, तो क्लॉकवाइज गए हो तो भैया क्लॉकवाइज के हिसाब से काम कर दो, और क्या, ये तो कटना ही आपको पता ही है। Z1 ई की पावर माइनस आइटा थीटा, ई की पावर माइनस आइटा थीटा कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। अब देखो भाई, इन दोनों को कंबाइन कर दो आप लोग, इन दोनों को कंबाइन लिख दो। कंबाइन लिखोगे तो Z2 क्या बनेगा, Z1 इंटू कोस 2 पाई बटे n प्लस माइनस आइटा साइन 2 पाई बटे n। मतलब ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, रोटेशन थ्योरम लगाई गई। समसटभुज होता तो ये 60-60-60 का काम में ले लेते अपन लोग, है ना। समसटभुज होता तो 360 बटे 7 ले लेते, 2 पाई बटे 7 ले लेते। अष्टभुज होता तो 2 पाई बटे 8 ले लेते, ठीक है। संभव जाता तो 2 पाई बटे n ले लिया। अब देखो, एक मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। अब मैं तुमको एक बात कहता हूं, देखो क्वेश्चन खुद बनाते हैं, क्वेश्चन खुद बनाना सीखते हैं। देखो ये एक पॉइंट है 1,2 और यहां से समिश्र संख्या बन गई 1 + 2 आयोटा। ये लो, ओरिजिन से मैंने इसको मिला दिया। ये बिंदु ए पर है समिश्र संख्या, और ये जो मोड है वो कितना आ गया, इसका मोड √5 आ गया। ये जो डिस्टेंस है ना वो √5 आ गया, 4 और 1 5। अब मेरे को क्या करना है, ये बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 1,2 है, या इसके द्वारा रिप्रेजेंट होने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा है। मुझे इस OA को मैं मेरी इच्छा से कितना भी घुमा सकता हूं भैया, 60, 90, 120, 150, 240, जितना चाहूं उतना आप घुमा लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लीजिए। घुमाना है इस OA को, घुमाने के भी 2 तरीके हैं। आप इसको वामावर्त भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं। आप इसको दक्षिणावर्त भी घुमा सकते हो, जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। घुमाने की इच्छा भी तुम्हारी, घुमाना है तो पहले कोई एंगल तय कर लो आपकी इच्छा से। 120 डिग्री कर लेते हैं, चलो 120 डिग्री घुमा देते हैं। इसको 120 डिग्री घुमाएंगे, और इसकी दुगुनी लेंथ चाहते हैं, या इसकी 1.5 गुनी लेंथ चाहते हैं, या इसकी 2-3 गुनी लेंथ चाहते हैं, या इसकी 3.5 गुनी लेंथ चाहते हैं, वो लेंथ भी तुम्हारे हाथ में है। चलो ले कोई लेंथ लो, दुगुनी लेंथ ले लेते हैं। इस लेंथ की दुगुनी लेंथ के ऊपर जो बिंदु आएगा वो बिंदु क्या होगा, वो बिंदु किस समिश्र संख्या को दर्शाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। इसको 120 डिग्री घुमाना है
और इसकी दुगुनी लेंथ लेनी है और वो जो बिंदु आएगा वो बिंदु हमें बताना है। देखो क्वेश्चन आप लोग कई प्रकार से बना सकते हो, मैंने अभी आपको बोला है, आप 120 डिग्री घुमाइए, आप 90 डिग्री घुमाइए, आप 60 डिग्री घुमाइए, आप 150 डिग्री घुमाइए, जितना चाहते हो उतना घुमाइए, आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, वो भी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप इसकी लेंथ का कितना गुना घुमाना चाहते हो वो भी तुम पे निर्भर करता है, ठीक है। अपन तो एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई 120 डिग्री घुमा रहे हैं और फिर भाई इसकी लेंथ का दुगुना हम लोग घुमा रहे हैं और बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। उस बिंदु का फिक्स क्या होगा, उस बिंदु को व्यक्त करने वाली समिश्र संख्या क्या होगी, ये हम जानना चाहते हैं। आइए, तो इसकी दुगुने लेंथ और एंगल आपका 120। कुछ इस तरह की भी स्थिति बन जाएगी। अब आप लोग देख लीजिए, इसकी जस्ट डबल लेंथ हो जानी चाहिए। ये लो साहब, मुझे लगता होगी, नहीं हुई तो आप लोग देख लेना, प्लस माइनस कर लेना। कितना घुमाया है, 120। ये तो 120 डिग्री नहीं बना, चलो चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एंगल अपना 120 से क्या कर लेते हैं, 90 डिग्री कर लेते हैं। ये लो 90 डिग्री घुमा दिया भाई, 120 घुमाएंगे तो थोड़ा सा क्या, ये तो 180 हो जाएगा और 180 हो जाएगा, फिर देखो ये 180 हो जाएगा, तो फिर अपने को थोड़ा सा यहां से लेना पड़ेगा भैया 120। ओके, यहां से लेंगे तो 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन ने 90 डिग्री घुमा दिया इसको, ओके भी। और ये वाला बिंदु अपने को प्राप्त हो गया, ये बिंदु नया आ गया बी। और इसको क्या Z2 दर्शाएंगे, इसको अपन जेड ही कह देते हैं, इसको हम जेड ही कह देते हैं, जेड निकालना है अपने को बस, और क्या। ये लो बिंदु बी और ये जेड हम निकालना चाहते हैं भैया। और ये लेंथ कितनी है, उसकी दुगुनी लेंथ है। बिंदु बी को प्रदर्शित करने वाली समिश्र संख्या चाहिए। हमारे क्या है, हम तो वही काम करने वाले हैं भैया। ये तो दर्शा दी दिशा, ताकि ये वाला एंगल काम में ले लू 90। ओके, चले कहां से हो, यहां से चले हो, कहां पहुंचे हो, यहां पहुंचे हो, जहां पहुंचे हो वो ऊपर Z-0, क्योंकि ये वेक्टर लिखना पड़ेगा आपको, ओबी वेक्टर बटा ओए वेक्टर। ओए वेक्टर 1 + 2 i - 0, 2 i - 0 यही बनेगा, बराबर बराबर इसका मोड, √5 है बटा इसका मोड √5 है। e⁻i कितना घूमे हो, π/2 घूमे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो, तो प्लस में लिखना है। अब देखो आपको ये जेड प्राप्त हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। और स्टूडेंट ये e⁻i π/2 क्या बनता है, cos π/2 प्लस i sin π/2 बनता है। और यहां से इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 और इसका वैल्यू 1। तो ये क्या बन गया, इसका वैल्यू आयोटा बन गया, तो z आ गया आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा। तो z आ गया, ये देखो 2 आयोटा स्क्वायर -2 प्लस का आयोटा। तो स्टूडेंट बिंदु बी को दर्शाने वाली समिश्र संख्या -2 प्लस का आयोटा हो गई है भैया। एक 2 छोड़ दिया क्या अपन ने, ये है ना, हाँ ये 2 छोड़ दिया भैया। मैंने सोचा इसका मोड तो √5 ही आ रहा है, फिर दुगुना कहां हुआ इसका मोड, तो देखा कि यार 2 छोड़ दिया अपन ने, तो चलो 2 से इसको और गुणा कर देते हैं। ये 2 अपन ने छोड़ दिया था यहां पे, तो चलो भैया बोलो कितना आया, -4 प्लस का 2 आयोटा। और इस बिंदु का जो निर्देशांक बनने वाला स्टूडेंट वो -4,2 बनने वाला है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है इसमें। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी जो 2022 की सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से रोटेशन थ्योरम जो है उस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों ने देखे, बहुत ही शानदार सेशन रहा। अब अपन लोग थोड़ा सा इसमें आगे बहुत ही बढ़िया वाली चीज पढ़ते हैं, और आगे क्या है इसके अंदर देखिए, हम लोग पढ़ना चाहेंगे समिश्र संख्याओं की ज्यामिति, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए, अब हमारी जो स्टार्टिंग है वो समिश्र संख्याओं की ज्यामिति पे है।
आ जाओ, क्योंकि भाई आपको इस बात का पता है कि सम्मिश्र संख्या तो आप लोग देख रहे हो कि प्लेन के अंदर बिंदु से दर्शाई जा रही है, तो कई बिंदु मिला दोगे त्रिभुज बन जाएगा, 3 बिंदु मिला दोगे त्रिभुज बन जाएगा, 4 बिंदु मिला दोगे चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। इस प्रकार से अच्छा, कई बिंदु आप लोग एक सर्किल के ऊपर भी ले सकते हो, नहीं क्या। तो इस प्रकार से ज्योमेट्री तो बनती है इसकी, तो वो ज्योमेट्री अपन लोग देखना चाह रहे हैं। अब आपको पता है 2D के अंदर ज्योमेट्री देखेंगे तो या तो क्या बनेगा, सर्किल बनेगा या ट्रायंगल बनेगा या क्वाड्रिलेटरल बनेगा या लाइन सेगमेंट बनेगा, नहीं क्या, ये तो बनेगा, लाइन बनेगी, इतनी सारी चीजें अपने को देखने को मिलेंगी इसके अंदर। ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर कोई कोन बन जाएगा या स्पीर बन जाएगा या सिलेंडर बन जाएगा, 3 डायमेंशन तो है नहीं। 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 डायमेंशन में जो फिगर बनती है वो सारी फिगर अपने को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। पैराबोला बन सकता है, 2 डायमेंशन में बनता है, इलिप्स बन सकता है, हाइपरबोला बन सकता है, ठीक है। तो अपन लोग ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो पॉइंट वाइज अपन लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले अपने को क्या आना चाहिए इसके अंदर, तो क्या आना चाहिए देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो मैं आपको बता चुका हूं कि यदि ए व बी दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तब ए बी क्या होगा, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी आप लोगों की ये होती है। सबसे पहली बात ये अपन लोग कर चुके हैं पहले। अब सुनिए, यदि रेखाखंड AB को बिंदु C व D क्रमशः है M/N में अंतर विभाजित करें, तब बिंदु C कौन सी सम्मिश्र संख्या को दर्शाएगा और बिंदु D कौन सी सम्मिश्र संख्या को दर्शाएगा, ये वाली बात हम लोग जानना चाहते हैं। आप लोगों ने 2D में पढ़ रखा होगा, उसी हिसाब से अपन लोग काम करने वाले। देखो ये आपके 2 बिंदु हैं, एक आपका बिंदु A है और एक आपका बिंदु B है। ये A है और ये B है, और जैसा कि आपने कहा मेरे को कि बिंदु C क्या करता है, इंटरनल डिवाइड करता है M/N में। तो जो बिंदु C का जो एफिक्स आएगा, C जो प्रदर्शित होगा, वो आप लोग क्या करेंगे, देखो इनको उल्टा गुणा कर दें, जोड़ दें, MZ2 + NZ1 बटा M+N। ये C बिंदु इस सम्मिश्र संख्या से व्यक्त होगा। दूसरा जो बिंदु D है वो क्या करता है, में अंत है हुआ है, एक अपने को लाइन जोड़नी पड़ेगी भाई, यहां पे क्रम से लिख दिया अपन ने, तो अपने को एक लाइन यहां पे थोड़ी सी जोड़नी पड़ेगी। क्या जोड़नी पड़ेगी बताओ, लाइन ये जोड़नी पड़ेगी, C और D क्रम से M/N में अंत है एवं बाह्य विभाजित करें, तब आपका जो अंत विभाजन वाला जो बिंदु है वो अपने को यहां से प्रदर्शित होगा। ओके भैया। अच्छा, बाह्य विभाजित बिंदु की स्थिति कैसे होती है स्टूडेंट बताओ, जैसे अंत विभाजित बिंदु की स्थिति तो आपने बीच में दिखा दी, बाह्य विभाजित बिंदु की स्थिति कैसे होती है, बिंदु डी कैसे कैसे हो सकता है। देखो स्टूडेंट, बिंदु डी ये आपका ए बी है, ये बिंदु डी स्टूडेंट यहां पे हो सकता है, ये आपका रेशियो M/N हो गया। देखो भाई,
यहां पे एसी और बीसी एबी के दो पार्ट हो रहे थे, जब इंटरनल डिवीजन हो रहा था तो एसी और बीसी एबी के दो पार्ट हो रहे थे, और एसी और बीसी का जो योग है वो एबी हो रहा था, मतलब एबी का विभाजन ही था वो भी, एसी और बीसी, है ना। जैसे आप लोगों के पास एक संख्या है 10, आप लोग उस 10 का विभाजन मेरे को आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 8 और 2, वहां पे तो आप क्या करोगे, 8 और 2 को जोड़ोगे, और आप 10 का विभाजन मेरे को 12 और 2 भी तो कह सकते हो, क्योंकि 12 में से 2 को घटाओगे तो 10 आ जाएगा, है ना। तो विभाजन तो उससे किसका हो रहा है, 10 का ही हो रहा है, एक तो 8 और 2 इस तरह से हो सकता है, एक 12 और 2 इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनल डिवीजन होता है वो उसी टाइप से होता है जैसे 8 और 2 विभाजन कर रहे हो वैसे, भाई जैसे एबी का विभाजन कर रहे हो आप, विभाजित भाग एसी और बीसी हैं, उन दोनों को जोड़ते हो तो एबी आता है, ये इंटरनल डिवीजन होता है। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, जैसे आप लोग 10 कोई संख्या उसके टुकड़े कर रहे हो 12 और 2, वैसे आपका एक्सटर्नल डिवीजन होता है। तो देखो ये एबी का विभाजन हो रहा है और विभाजित भाग है एडी और बीडी, एडी और बीडी, और एडी में से बीडी को घटाने से एबी आ रहा है, तो बिंदु डी डिवाइड कर रहा है किसको, एबी को, एडी और बीडी दो पार्ट्स में, और ये वाली जो स्थिति है वो एक्सटर्नल डिवीजन की स्थिति कहलाती है। इसमें एडी और बीडी का रेशियो एम अनुपात एन होगा। अच्छा बिंदु डी की स्थिति, अच्छा इसमें ये क्लियर होगा, देखो मैं बताऊं आपको, अगर एम बड़ा है एन से तब तो डी उधर आ जाएगा, और अगर मान लो एम छोटा है ना एन से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डी बिंदु है ना उसकी स्थिति इधर भी आ सकती है स्टूडेंट, इधर भी आ सकती है, उधर थोड़ी लाइन ज्यादा बड़ी खींचती है अपन ने, थोड़ी कम कर देते हैं उसको, ये लो इधर भी आ सकता है, रेशियो एम अनुपात एन, एडी और बीडी, बस पता लग जाएगा आपको कि आगे पीछे वो एम और एन का जो अनुपात होगा उसमें, जैसे इसमें तो एम आपको बड़ा मिलेगा एन से, तब तो वो आगे मिलेगा, और इस वाले ये जो स्थिति होगी उसमें एम आपको एन से क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मतलब आपको पता लग जाएगा कि इधर वाली दिशा में है डी या आगे की दिशा में डी, वो एम और एन के अनुसार आपको पता लग जाएगा, बड़े छोटे के अनुसार। ओके समझ आ गई बात। तो एक तो आपको ये समझना चाहिए कि अंतर विभाजन और भाई विभाजन होता कैसे कैसे है। अब अपन अपना काम करेंगे, अब भाई विभाजन में क्या करेंगे, जैसे ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, तो करना क्या है, ये जो पार्ट है ना ये तो आपका उल्टे वाले से गुणा हो जाएगा, किससे, एन तो गुणा हो जाएगा जेड से, Z1 से, और ये जो एम है ना ये एम, ये वाला एम ये हो जाएगा Z2 से गुणा। कुल मिला के बात यही है कि जो डी आएगा, जो डी आएगा वो कितना आएगा, एम Z2, भाई ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा तो इससे गुणा होना है, तो जो पूरा टुकड़ा है वो इससे गुणा होना है, तो क्या आएगा एम Z2, बस जिसको पहले गुणा करो उसको नीचे पहले घटाना, भाई जिसको पहले गुणा कर रहे हो ऊपर उसको नीचे पहले घटाना, बस इस तरह से ये बिंदु डी का फिक्स आ जाएगा और वो बिंदु सी का फिक्स आ जाएगा। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब देखिए नंबर 3 पे जो बात आती है वो कितनी महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पे जो बात आती है वो बात ये है स्टूडेंट, आगे ले लूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया। क्या बात है, ये आपके दो बिंदु हैं ए और बी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, मैंने आपको दो बिंदु दे दिए ए और बी, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर कोई बिंदु रखना है और उसको चलाना है, तो वो जब चलेगा तो एक बिंदुपथ का निर्माण होगा, वो बिंदुपथ क्या बनेगा, दोबारा से समझना, इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे मैंने एक बिंदु यहां रख लिया, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, और इस बिंदु का जो नाम है मैंने क्या निकाल दिया, जेड निकाल दिया, और ये जेड है वो फिक्स नहीं है, ये मूविंग पॉइंट है, और ये जेड इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी बिंदु ए और बी से जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। अब सेम में 10-10 भी हो सकती है, 8-8 भी हो सकती है, 9-9 भी हो सकती है, 7-7 भी हो सकती है, 5-5 भी हो सकती है, 4-4 भी हो सकती है। इन दोनों बिंदुओं से उस बिंदु की दूरी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो ये किस तरह से मूव करेगा, ये इस तरह से मूव करेगा आपका, इस तरह से, ये इस तरह से मूव करेगा। इसकी जो दूरी है दोनों बिंदुओं से, वो चाहे आप कहीं पे देख लीजिए,
ये 10-10, ये जैसे 10-10 है, ये 15-15 है ना। ये जैसे आपकी 7-7 है, ये दूरी भी सेम है। एक्चुअल में स्टूडेंट ये जो बिंदुपथ आएगा ना, वो होगा क्या, आप ये बताएं मेरे को। ये जो लाइन आएगी, इस लाइन को क्या कहेंगे? बोलो, ये लाइन क्या कहलाएगी, बताओ आपको। इस रेखाखंड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी ये लाइन। ये मध्य बिंदु तो होना ही होना, आपको बताया था मैंने, मूव कर रहा है, दोनों से समान दूरी पे रहना चाहिए पॉइंट, है ना। तो यहां से जब ये गुजरेगा तो ये दोनों पॉइंट से समान दूरी पे तो रहना ही रहना, तो डिस्टेंस तो सेम हो ही गई ना, समद्विभाजक तो हो ही गया बाइसेक्टर तो। और दूसरी बात, ये परपेंडिकुलर भी होगा इसके। मतलब मेरा आपसे कहना यह है कि यदि एक पॉइंट P इस प्रकार से मूव कर रहा है कि P की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, तो बिंदु P का जो लोकस आएगा वो क्या होगा, लाइन सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसको मेंशन करता हूं, यदि कोई बिंदु P, ये मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, P जो दिए गए दो बिंदु ए व बी से समान दूरी पर रहे, तब बिंदु P का बिंदुपथ, बिंदु P का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक होगा, या लंब अर्धक बोल सकते हैं, जिसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपन लोग कहते हैं। मतलब इस चीज को आप मैथमेटिक्स में लिखो कि बिंदु P है वो ए और बी से सेम डिस्टेंस पे है, दैट मीन आप क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, पी ए बराबर पीबी कह रहे हैं आप, और पी ए बराबर पीबी का मतलब z माइनस Z1 का मोड बराबर z माइनस Z2 का मोड करें स्टूडेंट। और आप इसको इसके नीचे लाइए, और आप इसको ऐसा लिख दीजिए, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन देता है कि z माइनस एक समिश्र संख्या लिख देता है यहां पे, जैसे यूं लिख दी z माइनस आयोटा बटे z प्लस आयोटा। z का बिंदुपथ क्या आएगा, z का बिंदुपथ क्या आएगा, ए बी का लंब समद्विभाजक आएगा, और क्या आएगा, रेखा आएगी एक, जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, अगर उसकी इक्वेशन चाहिए तो। ऑप्शन हालांकि कैसे देता है, रेखा होगी, वर्त होगी, परवलय होगा, या फिर दीर्घवृत्त होगा, ऐसा ऑप्शन देता, तो अपने को तुरंत ही पता लग जाएगा कि रेखा आएगी। और मान लो उसका समीकरण निकालना पड़ जाए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन है तो मैं बताना चाहूंगा कि जेड का बिंदुपथ क्या आएगा, एक रेखा आएगी, वो रेखा कौन होगी, इससे ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले ए और बी की पहचान करो इससे, देखो z माइनस Z1, इसको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा भाई तुमको, तो इसको ऐसे लिखने के लिए तुझे ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, है। अब बता, ए तो कौन हो गया, 0,1 है, और बी कौन है, बी 0,1 है, ये तो ए तो इधर ही आएगा क्या, अच्छा बी कौन है भाई, 0,-1 है क्या,
अब मेरी बात सुन, बता इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन बनने वाला है? मतलब ये बनेगी, ये खुद अक्ष परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका समीकरण होता है y बराबर 0, y बराबर है 0। अगर तू यहां पे z की जगह अगर x प्लस आइटा y लिख के अगर इसको सोल्व करता है तो तेरे को y बराबर 0 परिणाम प्राप्त होने वाला है। ये वैसे मैं तुमको एक चीज बता देना चाहता हूं, घबराओ मत, एक बहुत ही मीठी चीज है वो बता देता हूं तुमको मैं। जैसे आपके पास ये दो बिंदु है, आपके पास कितने बिंदु हैं भाई? दो बिंदु हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको कुछ चीज सिखा देते हैं। यहां तो क्या है कि अपने को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधा ही दिखाई दे रहा है, y बराबर 0 हो गया, अक्ष बन गए। मान लो कई बार बिंदु यहां और यहां हो, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालें, उसका कोई प्रोसेस भी तो होना चाहिए। मान लो इक्वेशन निकालनी पड़ जाए तो वो मैं आपको वहां पे सिखा रहा हूं। देखो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, 2D की बात है वैसे थोड़ी सी। तुमको स्टूडेंट इसका समीकरण चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। तो आप एक काम करना भाई, है ना, आप एक तो इसका मध्य बिंदु निकाल लेना। मध्य बिंदु निकालना जानते हो ना, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे देना, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे देना, मध्य बिंदु आ जाएगा ना, बताओ। ये निकाल लोगे क्या ये पॉइंट? मान लो ये अल्फा कोमा बीटा आ गया, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग देना, इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग देना, ये पॉइंट आ जाएगा। क्लियर हो गई? ठीक है। अब तुम इस AB का स्लोप निकाल लेना, AB की प्रवणता, स्लोप ऑफ AB बताओ कैसे निकालोगे? तो आपको एक ज्ञान होना चाहिए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट लगेगा। तो इस AB की प्रवणता स्टूडेंट ऐसे करके निकाल लेना, y2 माइनस y1 बट्टे, अगर आपको ये पता हो, थोड़ा जानकारी रखते हो, तो इस AB की प्रवणता निकालने का ये प्रोसेस होता है। अब AB की प्रवणता आ गई ना, मान लो ये कोई वैल्यू आ गई, ये कोई वैल्यू आ गई, सपोज करो ये वैल्यू आ गई P, कोई वैल्यू आ गई P। अब तुम क्या करना, इसके परपेंडिकुलर लाइन की प्रवणता निकाल लेना। अब आपको एक बात का और ज्ञान होना चाहिए कि अगर एक लाइन की प्रवणता P है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की जो प्रवणता वो -1/P होती है। मतलब जो प्रवणता आई है ना, उसको पलट के माइनस से गुणा करना, तब उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा, मतलब प्रवणता आ जाएगी। तो आपको पहले इसकी प्रवणता निकालनी है, फिर इसकी प्रवणता कैसे निकालोगे, इसको पलट के माइनस से गुणा कर लेना। अब स्टूडेंट देखो इसकी प्रवणता आ गई है और ये लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, कौन से अल्फा कोमा बीटा से। अब तुमको इसका समीकरण निकालने का एक तरीका आना चाहिए, बिंदु प्रवणता रूप जो होता है रेखा का समीकरण निकालने का, वो तुम्हें आना चाहिए। और वो क्या होता है, y माइनस y1 बराबर प्रवणता इसकी -1/P इंटू अक्स माइनस x1। इस तरीके से आप इसका समीकरण निकाल सकते हो। देखो स्टूडेंट, आप z की जगह x प्लस आइटा y लिख के भी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए, आपको वही समीकरण मिलेगा जो आप लोग इस प्रोसेस से निकालेंगे। तो या तो आप z बराबर x प्लस आइटा y लिख के अपना काम कर लो, उसको आगे बढ़ा लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और या फिर ये जो दोनों बिंदु हैं A और B, ये जो A और B आप लोग यहां से पहचान करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख के A और B के पहचान करेंगे, ये दोनों बिंदु आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोग इस प्रोसेस से भी आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का समीकरण निकाल सकते हो। अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखो इसको सोल्व करके दिखाऊं y बराबर 0 कैसे आता है। देखो आ जाओ, इसको सोल्व करते हैं अपन लोग। z की जगह क्या लिख कर, x प्लस आइटा y लिखकर, तो दोनों का मोड अलग अलग लगा दो आप। एक तो x प्लस आइटा y माइनस का आयोटा नीचे x प्लस आइटा y, और आप दोनों का मोड अलग अलग लगा दो स्टूडेंट, और बराबर में कितना है आपका 1 है। अब देखो स्टूडेंट ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा कॉमन y माइनस 1, x प्लस आयोटा कॉमन बराबर 1, ऊपर का मोड और ये नीचे का मोड, ठीक है भाई। चलो ये वाली चीज तो तुमको समझ में तो आई गई, ये सारा सीन अपन ने क्लियर कर लिया। तो मैं अब इस लाइन को थोड़ी यहां से मिटा देना
रूट का फिर दोनों साइड में स्क्वायर कर दो तो क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर करोगे। ये चीज तो तुमको समझ में आ जानी चाहिए। इसको उधर ले जाओ, दोनों का मोड ले लो, रूट आएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो ये वाला सीन बनने वाला है। ये स्टूडेंट देखो 4y, ये दो कट गया तो y बराबर 0 आया ना, वही y बराबर 0 जो आप लोग यहां से देख रहे थे हैं। तो वो z की जगह अगर आप लोग x प्लस आइटा वाई लिख के भी सोल्व करोगे तो आप अपने उत्तर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। और वैसे आपको वो कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि भाई दो बिंदु आपके पास हैं, z1 z2 पता है तो आप लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाल सकते हो, तो भी वो z का लोकस आपको प्राप्त हो जाएगा उससे भी। ओके, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस पे, एक बहुत ही शानदार सा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखो समझिएगा क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, बताना। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इस पे एग्जाम में, यदि z बराबर x प्लस आइटा वाई है एवं समीकरण 2z माइनस आयोटा बटे z प्लस 1 ऐसा लिखा है, एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्त करता है तब k कितना होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, 1 होगा या 0 होगा। चलो आओ पता करते हैं। देखो ये स्टूडेंट, ये वैसी की वैसी चीज ये जो अभी अपन ने पढ़ी है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है कि अपन ने जो पढ़ा उसमें 2 नहीं था, तो अपन लोग उसमें ऐसा करेंगे, इसको पहले नीचे लिखिए आप, ठीक है। पहले इसमें 2 कॉमन लीजिए आप, चाहे अंदर ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर और नीचे अलग अलग मोड़ लगा दीजिए। स्टूडेंट z1 इंटू ये दो भी तो एक समय से संख्या होती है ना, z1 और ये z2 है, तो 2 का मोड अलग हो जाएगा, इसका मोड अलग हो जाएगा, 2 का मोड 2 है उसको मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है, बराबर 1, ये 2 है आपका इधर, है ना, 2 आपने कॉमन ले लिया था, और अब इस 2 को अपन लोग यहां रख देते हैं और यहां रख देते हैं 1/, देखो ये 2 उधर जाएगा तो 1/2 बनेगा ना स्टूडेंट, 2 उधर भाग लगेगा। तो अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये एक रेखा कब होगी, अगले ने देखो के कहां लिखा था, यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन में, यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ यहां पे क्वेश्चन में अगले ने के लिख रखा है, क्वेश्चन में अगले ने वहां के दे रखा है, तो अपन ने के उतारा, 2 कॉमन लिया, ये ऐसा बना, ये नीचे ऐसा पड़ा, फिर 2 बाहर आया और 2 उधर भाग में चला गया के। अब देखो स्टूडेंट, z माइनस z1 बट्टे z माइनस z2, इसको z2 बना सकते हो आप ऐसे ऐसे करके, z माइनस z1 बट्टे z माइनस z2, इसका मॉडल अलग, इसका मॉडल अलग, बराबर जब ये 1 होगा ना, जब ये 1 होगा ना तभी रेखा आएगी, ये 1 होगा यहाँ पे तभी रेखा आएगी भैया, इसका मतलब k/2 का वैल्यू 1 होने पे ये रेखा बनेगी भैया, तो k का वैल्यू कितना बन गया, 2 बन गया, ये इसका राइट उत्तर हो गया। ये वाला वैल्यू 1 होगा तभी ये समीकरण रेखा को व्यक्त करेगी। एक बात बताना चाहूंगा, अगले पलों में आएगी वो बात, ये लेमडा है, अगर ये लेमडा 1 है तब तो जेड का बिंदु पथ रेखा आएगी, और वो रेखा भी कौन सी आएगी, इस z1 और z2 को मिलाने वाले रेखाखंड का लंबवर्धक ही आएगी। और अगर लेमडा 1 नहीं है और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है इस तरह की, तब जेड का बिंदु पथ एक सर्किल आएगा, एक
सर्किल आएगा, जिसकी बात हम नेक्स्ट पलों में करेंगे। ऐसा समझ में, यहां 1 नहीं हो, लेमडा का वैल्यू 1 नहीं हो, तो फिर जेड का लोकस लाइन नहीं आती है, एक सर्किल आता है। सर्किल क्यों आता है वो बात भी हम आपको बताएंगे, इंतजार करें। हाँ, अब एक स्टूडेंट, एक बात हम आपसे और करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? कल हमने एक चीज देखी, साइन 115 पाई बटे 2 का मान -1 कैसे हुआ। इस बात को मैं थोड़ा सा और आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि एक दो विद्यार्थी हो सकता है किसी को बात समझने में कम आई हो, तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। देखो स्टूडेंट, साइन में क्या सिस्टम होता है, साइन इस पूरी लाइन पे तो होता है 0, और इधर होता है +1 और इधर होता है -1, ऐसे होता है। और स्टूडेंट, कोस में क्या सिस्टम होता है, कोस में क्या होता है, इस पूरी लाइन पे तो जो एंगल बनते हैं उसका कोस 0 होता है, और इधर होता है +1 और इधर होता है -1। थोड़ा सा बात समझना, ये कोस की स्थितियां हैं और ये साइन की स्थितियां हैं। अब क्या है, ये एंगल जो कोणों का मापन है वो यहां से शुरू होता है, ये प्रारंभिक रेखा होती है। अब एस से जैसे अपन लोग चलते हैं तो ये 1 π/2 बन जाता है, 1 π/2, ये 2 π/2 बन जाता है, फिर ये घूमते घूमते 3 π/2 बन जाता है, फिर ये 4 π/2 बन जाता है, उसके बाद में ये 5 π/2 बन जाता है, ऐसे 6 π/2 बन जाता है, फिर यहाँ पे 7 π/2 बन जाता है। कितना? 7 π/2। ठीक है स्टूडेंट, फिर यहाँ पे कितना बन जाता है, 7 के बाद में देखो 8 π/2, फिर यहाँ पे 9 π/2 बन जाता है, फिर यहाँ पे 10 π/2, फिर यहाँ पे 11 π/2। तो स्टूडेंट ऐसे बनता है। अब आने को तो यार देखो 1 5 9 यहाँ पे भी π/2 के गुणा में विषम संख्या आ रही है, यहाँ पे भी 3 7 11 यहाँ पे भी π/2 के गुणा में विषम संख्या आ रही है। अब π/2 के गुणा में यहाँ पे भी विषम संख्या है, तो अभी ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, जैसे ये इसका ये एक पहला पद है, पहला π/2 आ गया तो पहला पद हो गया, फिर ये दूसरा पद देखो यहां आएगा, ये दूसरा पद 3 है, पहला पद दूसरा पद है ना, फिर ये तीसरा पद, देखो पहला पद, देखो अपन तो इनके बारे में तो जानना चाहते हैं ना कि ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है ना, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद 1, दूसरा 3, तीसरा 5, चौथा 7 और पांचवा कितना 9। ऐसे हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये वाला जो 115 π/2 है, 115 जो है तो π/2 गुणा में आ रहा है, ये ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ऐसा अपने जानना उद्देश्य है ना। अब देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। अगर इस सीक्वेंस का ये 115 समूह पद हुआ, समूह, तब तो ये नीचे आएगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो दूसरा चौथा छठा यहां आ रहे हैं, और यहाँ पे पहला तीसरा ऐसे आ रहे हैं। अगर ये n का मान विषम हुआ तो ये वाला वैल्यू ऊपर की तरफ बनने वाला है, ये इतना 115 π/2 ऊपर बनने वाला है। और अगर ये n का मान सम आया तो ये कहां बनने वाला है, नीचे बनने वाला है 115 π/2। तो हमने क्या किया, 1 3 5 7 9 ये एक सीक्वेंस बन गया, और ये जानना कि इसका 115 जो है वो कौन सा पद आएगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी का निर्माण कर रहा है, और एपी का निर्माण इसलिए कर रहा है क्योंकि ये देखो 2 का गैप है इसके अंदर, है ना। तो हम जानते हैं कि इस एपी का एनवा टर्म है वो हम लोग मान लेते हैं कि 115 है। हमारा उद्देश्य ये था कि ये 115 कौन सा पद है इस एपी का, तो एन 115 है। अब यहाँ पे एक एपी के एन का सूत्र होता है a + n-1 × d, वो लगाओ, a + n-1 × d, d का वैल्यू कितना 2, आई बात समझ में, 115। इसको आप उधर ले जाओ तो ये 114 आ गया। अब इस 2 का भाग दे दो आप, 114 में 2 का भाग आपका पता है 57 बढ़ जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 58 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, ये 58 बार जब आप π/2 गिनोगे ना तो 115 आएगा। तो 1 π/2, फिर देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, मतलब ये सम संख्या में आया है। ये इसका मतलब ये 115 π/2 ऐसे काउंट करोगे तो आपको नीचे की साइड में मिलेगा, नीचे की साइड में, क्योंकि n का मान सम संख्या आया है।
इसलिए हमने कल साइन 115 पाई बटे 2 का मान कितना लिख दिया था, -1 लिख दिया था वहां पे। आगे बात समझ में आपको? ओके, डी माइवर थ्योरम पे भी अपन लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे। और अभी अपनी जो समिश्र संख्याओं की ज्यामिति जो चल रही थी वो भी अभी हमें और पढ़नी है। इंतजार करना, सर्किल का इक्वेशन कैसे आता है, सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, परवलय पढ़ेंगे, दीर्घवृत्त पढ़ेंगे, अति परवलय पढ़ेंगे, जेड का बिंदु पथ परवलय कब आता है, दीर्घवृत्त कब आता है, अति परवलय कब आता है, वृत्त कब आता है, ये सब चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उम्मीद है कि आप धीरे धीरे सीट के क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे। निश्चित रूप से आप जैसे जैसे कंटेंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वैसे वैसे आप क्वेश्चंस निकालिए, और जैसे कंटेंट पूरा हो जाएगा उस समय हम आपसे बात करेंगे कि बताओ भैया अब आपके कौन कौन से क्वेश्चन में समस्या रही है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप समझिएगा कि उसका कंटेंट अभी हमें और करना है, और जो हो रहे हैं उनको आप लोग निकालते रहिए बिल्कुल उत्साह के साथ। धन्यवाद।